सुशील जी फिर प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्यों नहीं ऐड हो पा रहे सुशील जी आप? जी सर, ग्रुप में ऐड नहीं हूं मैं। ग्रुप में आप क्या बताऊं मैं? वो कौन सा नाम बता रहे थे कि वही एडमिन है, वही ऐड कर पाएंगे? एक बार भेजिए, देखता हूँ मैं फिर भी। मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ। ठीक है सर। चैट बॉक्स में नंबर डाला है मैंने उसमें रिक्वेस्ट भेजिए मुझे। ठीक है सर। नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला, जो ग्रुप में ऐड नहीं है उसमें रिक्वेस्ट भेज के देखिए। मैं चेक करता हूँ, अगर मेरे पास आ रही होगी अप्रूवल की परमिशन तो मैं कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। लिए तो यही तो थे मेरे ख्याल से, शक्तिमान कुमार जी थे शायद एडमिन। शक्तिमान कुमार सर। शायद एडमिन वही है। गोयल जी तो यही बता रहे थे मुझे, यही कुछ ऐसे ही कुछ नाम था। अच्छा। चलिए हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, यूनिट 4 को कंप्लीट करने। ठीक है सर। शिव शंकर कुमार। ओके, सो हम बात कर रहे थे क्वालिटी फैक्टर की। जो क्वालिटी फैक्टर अब अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, हालांकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो अदर फ्रीक्वेंसी का एक्सक्लूजन में आता है, तो कुछ होता ये है कि फॉर्मूला अगर उसका देखें तो एल और सी में एक साइकिल में जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है उसका रेशियो लिया जाता है एनर्जी, टोटल एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है। एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पावर की नहीं, पर साइकिल, एक साइकिल। तो एक जैसे मान लीजिए एल और सी, इंडक्टर लगाया कैपेसिटर लगाया, तो इंडक्टर की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? हाफ एल आई स्क्वायर, ऐसे ही निकलती थी। तो एल आई स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया? जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है पर साइकिल इसमें। तो करंट, आपकी करंट हो गई नो लोड की बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए कि करंट उस मोमेंट पे जब आपकी रेजोनेंस की कंडीशन थी। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस, रेजिस्टेंस पे लॉस होगा। पर साइकिल की अगर बात करें तो उसका टाइम पीरियड जो कि होता है, कितने साइकिल कब रिपीट होती है? 2 पाई के बाद, 360 डिग्री के बाद। तो टाइम पीरियड ले लिया, टाइम पीरियड को रिप्लेस कर दिया आपने 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा होता था 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। तो उसको टाइम पीरियड को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, और आपका फॉर्मूला कुछ ये निकल के आता है एल आई स्क्वायर, और ये ओमेगा 0 L/R। इस ओमेगा 0 को अगेन अगर रिप्लेस करें हम, तो ओमेगा 0 होता है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये होता है 1/√LC।
इसकी वैल्यू अगर प्लेस करें 1/√LC, तो एल और एल नीचे कट जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, एक एल अंडर रूट में नीचे आ जाएगा आपका सी, और आर आ जाएगा आपका बाहर। तो 1/R√L/C। अगर RLC में निकालना चाहते हैं आप क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में अगर कुछ वो कंक्लूजन निकालना चाहें, तो क्वालिटी फैक्टर आपका जनरली हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर, मैंने बताया था कि आपका एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं, एनर्जी का लॉस आपका केवल रेजिस्टेंस करता है। ये आइडियल केस में हम मान के चलते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी, जब आप इम्पीडेंस निकालते हैं, तो इम्पीडेंस आपका एनर्जी का लॉस करता है। तो उसमें हम कंसीडर ये भी करते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सुशील कुमार जी, मैं ऐसे आपको मुझे समझ में नहीं आता ज्यादा, एक्चुअली इतना व्हाट्सएप वगैरह में इंटरेस्ट मेरा रहता नहीं है। आप उसमें एक बार करिए, योगेश कुमार, एक बार देखता हूँ। हाँ ठीक है, आ रहा है मेरे पास। चलिए, अप्रूव कर दिया मैंने। तो सुशील जी, अब आप ऐड हो गए। धन्यवाद सर। चलिए, तो ये था अब क्वालिटी फैक्टर के कंक्लूजन, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कंक्लूजन निकालने, तो मैंने अब ये कहा था आपसे कि रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन में, या उसके जो भी पैरामीटर हमने यूज किए, जो भी वैल्यूज यूज की हैं, जो भी टर्म्स यूज किए हैं, पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या कुछ भी, तो उसमें कई सारे कंक्लूजन निकलते हैं। अब एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, क्वालिटी फैक्टर कितना हो सकता है। क्योंकि पावर फैक्टर के केस में क्वेश्चन ये नहीं बनता, पावर फैक्टर सबको नॉर्मली पता होता है कि 1 मैक्सिमम है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो उसी केस में क्वालिटी फैक्टर डाल देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, तो वो भी कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकती है। तो हाँ, क्वालिटी फैक्टर जब आप फॉर्मूला देखेंगे, तो एल और RLC तीनों आते हैं। तो रेजिस्टेंस इंडक्टर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, और वो 1 से ज्यादा हो सकता है। हाईली इंडक्टिव सर्किट होगा तो 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि एल ऊपर है आपका अंडर रूट में। और हाईली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो फिर भी लो हो जाएगा वो 10 से। वोल्टेज मैग्निफिकेशन के वोल्टेज की वैल्यू निकाली गई। ओके, एक रेजोनेंस कर्व जो मैंने आपको समझाया था, स्टार्ट हो रहा है 0 से, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, जो कि आपकी रेजोनेंस की कंडीशन होती है। रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम करंट आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं रेजोनेंस की कंडीशन में? क्योंकि उस टाइम पे आपका एल और सी दोनों पिक्चर से गायब हो जाता है, केवल रह जाता है आपका रेजिस्टेंस। इसीलिए वहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंडीशन आ जाती है। ओके, 0.707 I0 का टर्म जो यूज किया गया है, वो यूज किया गया है आपका अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। 0.7, जो I0 की वैल्यू आप निकालोगे वो कैसे आएगी, रेजोनेंस की कंडीशन में I0 की वैल्यू आ गई वहां से। तो I0 की वैल्यू का जब आप 0.707, एक अप्रोक्सीमेशन है, 0.707 टाइम्स लोगे, तो वो वैल्यू जो रेजोनेंस कर्व है उसको दो पार्ट में कट कर, दो पार्ट नहीं बोलूंगा, दो जगह कट करेगी। तो वही होती है आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, जो पहले होगी F0 के लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो बाद में होगी वो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब डिपेंड करता है रेजोनेंस कर्व कैसा है आपका। आइडियल केस में या जनरली हम देखें कि जब कंसीडर करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि आपकी लोअर और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो गैप है विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के, जो मैग्नीट्यूड है उसका, वो सेम होता है ऑलमोस्ट।
अब इस कर्व में देखिए, पर्टिकुलर किसी मशीन के लिए या किसी सर्किट के लिए वो डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये कर्व ऐसा है, इसकी अब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का गैप कम है विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये वैल्यू ज्यादा है। तो वो हो सकती है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप आ जाएगा वो। ओके, एक केस और लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आपने कंसीडर की थी। अब आपने जो R1 R2 का एक्चुअली यहाँ पे यूज क्या किया गया है, R1 रेजिस्टेंस लिया है आपने जब आपका क्या बोले, कैपेसिटेंस तो लीड कर रहा है, और R2 की वैल्यू आपने ली है जब आपका इंडक्टर लीड कर रहा है, और R आपने लिया हुआ कंसीडर की जब आपकी रेजोनेंस की कंडीशन है। तो जब कैपेसिटर लीड करेगा तो ये वाला एरिया पूरा कवर करेगा यहाँ पे, जब तक जीरो से लेके आपका मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं जाएगी। तो ये जो भी एरिया है F0 O और I0 का एरिया, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया नहीं बोलूंगा, इस कर्व का एरिया, ये एरिया आपका कवर करता है जब आपका कैपेसिटेंस लीडिंग में है। और इसके जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद वाला एरिया, जो कर्व का एरिया है, वो कवर करता है आपका, वो बताता है कि कब उस टाइम पे आपका इंडक्टर लीडिंग पर है। टोटल जो सर्किट का वो है, रिएक्टेंस है, वो इंडक्टिव है। चलिए, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने जब उसी से निकाली 0.707 से, तो हाँ, सेलेक्टिविटी, तीन टर्म और मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किए। जब पैरेलल सर्किट आते हैं, एक चीज, हाँ, अच्छा हुआ याद आ गया मुझे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इम्पीडेंस निकालिए, फिर उसका वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे इम्पीडेंस को, तो करंट आ जाएगी। इस तरीके से सर्किट को सॉल्व करने का तरीका, KVL KCL जो आप लगाना चाहें, इस तरीके से सर्किट सॉल्व करता है। एक याद करिए, इम्पीडेंस का होता था रिवर्स, एडमिटेंस बोलते थे जिसे, और उसे वो वैल्यू होती थी 1/इम्पीडेंस। एडमिटेंस को कैपिटल भाई से डिनोट करते थे, और वो वैल्यू होती थी आपकी 1/इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल बोल दीजिए। तो अगर इस केस में मान लीजिए ये सीरीज सर्किट है, तो जो R1 + JXL, R2 - JXC, ये तो इम्पीडेंस होगा इन दोनों ब्रांचेस का। इसका आप कैसे लेंगे इम्पीडेंस, क्या करेंगे, मान लीजिए ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z1 × Z2 डिवाइडेड बाई Z1 + Z2, वो कैलकुलेशन आपकी क्या होगी, J और J मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो J² का टर्म आ जाएगा और J का टर्म आ जाएगा। इसी को एक काम करते हैं, एडमिटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। Z1 को कर देते हैं Y1, ये हो गया 1/Z1, इसका एडमिटेंस निकाला और इसका भी एडमिटेंस निकाला। अब क्या क्या होगा, इंपीडेंस को आप इक्वेट करते हैं Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 + Z2 एज लाइक रेजिस्टेंस। एडमिटेंस के केस में उल्टा हो जाता है, एडमिटेंस जब आप निकालोगे तो पैरेलल सर्किट में डायरेक्टली ऐड हो जाता है एडमिटेंस, Y1 + Y2 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। सीरीज सर्किट में कैलकुलेशन हमेशा इंपीडेंस के केस में इंपीडेंस लेके करिए, क्योंकि उसमें इंपीडेंस रिलेशन, क्योंकि डायरेक्टली सारे पैरामीटर, सारे कंपोनेंट डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। और जब पैरेलल सर्किट होगा तो कैलकुलेशन अगर आप एडमिटेंस के थ्रू करोगे तो वो ज्यादा इजी आएगी, बिकॉज एडमिटेंस पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं रेजिस्टेंस से जस्ट अपोजिट। तो एडमिटेंस हो गया। एक और होता है कि चीज, ससेप्टेंस। तो ससेप्टेंस भी इंडक्टिव रिएक्टेंस का रिवर्स होता है। अगर इसमें गिवन होगा तो एडमिटेंस और गिवन, हाँ, ये कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, तीन टर्म और इसमें ऐड हो जाती हैं। एडमिटेंस होता है आपका
इम्पीडेंस का रिवर्सल, और कंडक्टेंस होता है आपका रेजिस्टेंस का रिवर्सल, ससेप्टेंस होता है आपका इंडक्टिव का रिवर्सल। तो अगर कंडक्टेंस निकालना है किसी ब्रांच का, तो वो क्या हो जाएगा, 1/R। आर का मतलब आप जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं उसका रिवर्स, और आपका ससेप्टेंस हो जाएगा ओमेगा एल का रिवर्स। तो इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे, जी माइनस, जैसे एडमिटेंस हो गया, जैसे आप इम्पीडेंस रखते हैं R+j XL, मान लीजिए R+j XL, तो एडमिटेंस की टर्म में इसको करें तो क्या हो जाएगा, 1/R+j XL। इसी को कंडक्टेंस और ससेप्टेंस में अगर करें हम, तो G-jB2, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और जी होता है आपका रेजिस्टेंस का रिवर्सल और इंडक्टर का रिवर्सल ससेप्टेंस। तो ये इसी की कैलकुलेशन है, कैसे उसको कंडक्टेंस और ससेप्टेंस निकालते हैं। तो ये एक केवल डेफिनेशन है। अगर पूछ लिया जाता है कंडक्टेंस क्या है, ससेप्टेंस क्या है। हम कहाँ थे, हम रेजोनेंस कर्व देख रहे थे। हाँ, तो कंक्लूजन मैंने निकाला इससे, सेलेक्टिविटी। ओके, तो F0 जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, उसका अगर रिलेशन निकालना चाहें, तो F1 जो आपने अभी कर्व देखा, F1 और F2 निकलती हैं आपकी 0.707, या आप बोलें I0/√2। 0.7 यही टर्म आती है, I0/√2 से निकलता है, 1/√2 निकलते 1.414, और डिवाइड करेंगे तो 0.707 आएगा। तो करंट हो गई आपकी I0/√2, जहां से आपकी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आई हैं। इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स Z, उससे Z की वैल्यू रख दी, Z0 की, वो आ जाएगा आपका XL और XC। Z0 मतलब कि XL और XC आपके गायब हो गए, तो उस केस में भी R बाहर आ गया, √2 टाइम्स R हो गया। तो XL-XC, जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, तो XL-XC, ये जीरो था आपका रेजोनेंस के केस में। ये XL-XC आप रख सकते हैं +-R। जब आपको निकालना है, प्लस होगा तो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, माइनस होगा तो दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी। इसी को इक्वेट किया है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू रख के, और +-R। तो इस आर को एक बार पॉजिटिव रखा, एक बार नेगेटिव रखा, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों फ्रीक्वेंसीज आ गई आपकी रेडियन में। इसको कन्वर्ट करेंगे आप, F1 और F2 अगर निकालना है तो 2πf, ω1 = 2πf1। तो वहां से ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आती है। बैंडविड्थ दोनों का डिफरेंस, जो वैल्यू आपने निकाली हुई है लोअर और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, उसकी वैल्यू एज इट इज प्लेस कर दिए, दोनों का डिफरेंस ले लिए, ये कोई टर्म निकल के R/2πL बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर वहीं से आ रहा, ω0L/R। आप उसको रख दीजिए, आप जो भी क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, बैंडविड्थ के टर्म्स में अगर क्वालिटी फैक्टर। तो छोटे छोटे तीन फॉर्मूले हैं बैंडविड्थ का, और क्वालिटी फैक्टर का, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। तीनों को ही आप अगर छोटे ही हैं, तो मुझे याद हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको भी शायद हो गए होंगे। ओके, अब कमेंट्स। I1 cos θ1, I2 cos θ2, ये लिया गया XL-XL-XL = XC, जो आपने लिया था रेजोनेंस पे, उसी को इक्वेट किया गया है F0। फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आप किसी भी सर्किट का। मैं समझता हूँ कि फेजर डायग्राम आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल सर्किट है तो V को रेफरेंस लिया, V को रेफरेंस ले दिया रेजिस्टेंस के केस में, करंट आपकी वोल्टेज के साथ, इंडक्टर के केस में करंट आपकी लीडिंग,
करंट आपकी लैगिंग, और कैपेसिटर के केस में करंट आपकी लीडिंग। तो इंडक्टर का और रजिस्टर का जो ये सीरीज में लगा हुआ है, इनका जब आप इक्विवेलेंट लेंगे तो आएगा I1। ये I1 करंट, और ये लैग करेगी क्योंकि वोल्टेज को लीड कराना है ओवरऑल। ये हो गया आपका पावर फैक्टर थीटा 1। इन दोनों का, इस ब्रांच में केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, तो केवल करंट आपकी लीड कर रही है। ओवरऑल जब निकालेंगे दोनों का, तो इसका पैरेलल यहाँ पे इसके टुवर्ड्स, और इसका पैरेलल इसके टुवर्ड्स, तो आएगा करीब इधर कहीं आएगा रिजल्ट। तो यही थीटा 1 और थीटा 2 जो 90 डिग्री है, इसको इक्वेट किया गया था वहां पे, जिससे कि आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई थी। ओके, करंट एट रेजोनेंस ये भी निकाल के एक बार देखते हैं, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। Z1 आपका था इसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए, L और C लगा हुआ है जब, तो Z1 आपका था R² + ω0L का होल स्क्वायर I1 B/Z1, और थीटा 1 कॉस इनवर्स R/Z1 R/Z। तो हाँ, कॉस पावर फैक्टर अगर डायरेक्टली पूछा जाता है, तो पावर फैक्टर जब आप निकालते हैं तो उससे एक फॉर्मूला और निकलता है जाके, जैसे टेन इनवर्स फाई की वैल्यू निकालेंगे, tan 1y/x मैंने बताया था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में tan फाई की वैल्यू आ जाती है, फिर आप निकालते हो cos फाई उससे, तो पावर फैक्टर आ जाता है। cos फाई का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है R/Z, cos फाई = R/Z। तो अगर क्वेश्चन में केवल वैल्यू गिवन है कि 20 ओम रेजिस्टेंस एंड जो भी है, मतलब एक रेजिस्टेंस दे दिया और टू ओवरऑल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट दे दिया, तो पावर फैक्टर का नेचर क्या होगा? तो पावर फैक्टर की वैल्यू वहां से निकालोगे आप, cos फाई = R/Z, वहां से आपको पता चल जाएगा फाई कितना है, और cos फाई से ही पता चल जाएगा आपको कितना आ रहा है। कंडक्टेंस और ससेप्टेंस और एडमिटेंस ये पढ़ लीजिएगा, सिलेबस में मेंशन है आपके। कंक्लूजन एक बार देखते हैं, इसमें पॉइंट्स हैं तो कुछ ना कुछ तो ढंग का लिखा है। सिंस द करंट रिजेक्ट्स द करंट एट रेजोनेंस, it has a minimum value. The parallel resonance circuit is also called rejector circuit और एंटी रेजोनेंस सर्किट। अच्छा, तो करंट के रेस्पेक्ट में जो रेजोनेंस पे करंट है, वो आपकी मिनिमम वैल्यू पे है फॉर पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट के लिए मैक्सिमम था, कुछ आ रहा था। पैरेलल सर्किट जब आएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो ऊपर की साइड ग्राफ आ रहा था वो ये आ रहा है, देखिए ये आपका आ रहा है जब आपका सीरीज रेजोनेंस था, ये आपका आ रहा है जब आपका करंट रेजोनेंस था। हालांकि इसमें I और Z2 अलग अलग मेंशन है, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। इंपीडेंस का ग्राफ उसे बोलते हैं, इसमें आई, तो ये है, इस ग्राफ में नहीं मेंशन करना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे इस ग्राफ को देखोगे आप, तो करंट मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा फॉर पैरेलल रेजोनेंस। लेकिन क्या करंट, दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है, क्या करंट आपका नेगेटिव हो सकता है सीरीज या पैरेलल में? ये बता सकता है कोई? सीरीज या पैरेलल रेजोनेंस में क्या करंट आपका नेगेटिव हो सकता है? कंक्लूजन है, कई सारे कंक्लूजन है, एक दो नहीं, ये हंड्रेड्स ऑफ कंक्लूजन है। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि टैंक सर्किट क्या होता है और रिजेक्टर सर्किट क्या होता है, फिर वो घुमाने वाली बात हो जाएगी। तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन में आपको ग्राफ जैसे ही क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपको ग्राफ तुरंत माइंड में आ जाएगा कि उल्टा ग्राफ था, सर ने दिखाया था कुछ इस टाइप का। तो करंट मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये हो गया, क्या करंट नेगेटिव हो सकती है पैरेलल रेजोनेंस में या सीरीज रेजोनेंस में? फॉर्मूला याद करिए जरा, I0 का फॉर्मूला क्या था? √2 × I0, जो करंट आपकी आ रही थी, √2 × I0। और
एक्सएल और एक्ससी जब गायब हो गया रेजोनेंस के केस में, तो एक्ससी आपका नेगेटिव जनरली होता था। उस केस में आपका करंट नेगेटिव हो सकता था। एक्सएल अगर होता तो उस केस में आपका करंट नेगेटिव हो सकता था। जब दोनों गायब ही हो गए, केवल रेजिस्टेंस बचा, तो करंट नेगेटिव कहाँ से आ गया? तो ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। ग्राफ दोनों बनेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि करंट नेगेटिव नहीं होता है इस केस में, रेजोनेंस के केस में। बाकी वैसे ऐसा नहीं है कि मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ करंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है, आप इंडक्टर और कैपेसिटर लगे तो करंट नेगेटिव हो सकता है। रेजोनेंस के केस में एक्सएल और एक्सी दोनों गायब हो जाते हैं, तो करंट नेगेटिव, रेजिस्टेंस में नेगेटिव करंट नहीं हो सकता फिर रेजोनेंस की कंडीशन में। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत हो गया। पैरेलल रेजोनेंस रेजोनेंस करके क्वालिटी फैक्टर आ गया, तो फोर्थ यूनिट में इंपॉर्टेंट क्या बचा आपका? एक कंडक्टेंस, जो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, कंडक्टेंस, एडमिटेंस, ससेप्टेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, बैंडविथ, अपर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड जो भी पैरेलल के सर्किट है, इंडिविजुअल सर्किट नहीं, कम से कम पैरेलल आरएलसी सर्किट का एक बार फेजर जरूर देख लीजिएगा बना के इस यूनिट में, तो थोड़ा काम आएगा आपके भी। और क्वेश्चन इस यूनिट से बहुत बनते हैं, मैं पहले आपको कह दूंगा, लेकिन क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अननेसेसरी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि लोअर, एक कोई क्वेश्चन दे दिया आपसे, मैंने पूछ लिया कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ इसकी, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, क्वेश्चन ये जरूर हो सकता है कि रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, रेजोनेंस की कंडीशन में उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, तो वो छोटा सा फॉर्मूला है, ओमेगा 0 L/R, वैल्यू पुट कर दोगे उसमें आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कंक्लूजन मैंने बताया कि हंड्रेड्स ऑफ कंक्लूजन हो सकते हैं इसके, तो वो थोड़ा सा आपको रिमेम्बर रखने पड़ेंगे। अगर ग्राफ रहेगा दिमाग में तो सारी चीजें याद रखेंगी, याद रहेंगी ऑटोमेटिकली आपको। वेटेज रहता है पेपर में। मैंने लास्ट टाइम पेपर बनाया था, तो सर्किट थ्योरी का वेटेज रहता है थोड़ा सा। सर्किट थ्योरी इन द सेंस कि जो आपका सेकंड यूनिट था, और थर्ड और फोर्थ यूनिट मिला के एक ही यूनिट होती थी, लेकिन आपके सिलेबस में अलग अलग कर दिया उसे, तो इसका भी वेटेज रहता है। ग्राफ थ्योरी का उतना वेटेज नहीं रहता। ग्राफ अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है, मैं जब क्वेश्चन बैंक आपको अपलोड करूंगा, तो क्वेश्चन बैंक में जिस फील्ड से इतने क्वेश्चन है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर का जो क्वेश्चन इन सेमेस्टर का जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा। एग्जैक्टली वही पैटर्न मैं फॉलो करूंगा क्वेश्चन बैंक का। तो सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे उसमें मोस्टली 25-30 के राउंड। सिंगल फेज एसी से क्वेश्चन रहते हैं 30-40 करीब। तो 60 क्वेश्चन तो इन्हीं 3 यूनिट से बन जाएंगे आपके। बचे कुछ 40 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन ग्राफ थ्योरी और फंडामेंटल के क्वेश्चन रहते हैं। फंडामेंटल के क्वेश्चन इस टाइप से रहेंगे कि सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड हो रहा है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड हो रहा है, कैपेसिटर लगा हुआ है तो सीरीज में उसको कैसे ऐड करेंगे, 12th लेवल के। ओके, तो ये आपको आइडिया क्वेश्चन बैंक से लग जाएगा। बस एक यूनिट बची है आपकी अब, ग्राफ थ्योरी। तो नेक्स्ट वीक वो भी कंप्लीट हो जाएगी 3 लेक्चर में। 3 लेक्चर सफिशियंट है उसके लिए, क्योंकि उसका भी, ग्राफ थ्योरी में भी एक केस कट सेट मैट्रिक्स और टाई सेट मैट्रिक्स आता है, तो उसके भी फंडामेंटली क्वेश्चन में डाले जाते हैं। अब आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि इसका कट सेट मैट्रिक्स बनाओ। एक कट सेट मैट्रिक्स होता है ग्राफ थ्योरी में, वो बनता है, वो बताऊंगा मैं कैसे बनता है। लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता क्वेश्चन में कि आप कट सेट मैट्रिक्स बनाओ मल्टीपल चॉइस में। हाँ, ये जरूर बोला जा सकता है कि कट कट सेट मैट्रिक्स का बेस क्या है, किस बेस को लेके बनता है वो भी इंटरेस्टिंग है ग्राफ थ्योरी भी। मतलब कैलकुलेशन वाइज बहुत, जैसे सर्किट थ्योरी है, इंटरेस्टिंग बहुत है अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। नेटवर्क थ्योरी में, नेटवर्क सर्किट थ्योरी बोल रहा हूँ, नेटवर्क थ्योरम में, तो कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, आप अगर फंडामेंटल सही लगा रहे हैं आप, तो क्वेश्चन वो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लेता है। एक आपके लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख लो, गेट के एग्जाम उठा के देख लो आप, फंडामेंटल अगर सही है तो क्वेश्चन आपका 5 मिनट के अंदर निकल आएगा। गेट के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, जो अच्छे लेवल का माना जाता है, बीटेक के बाद लोग देते हैं गेट का एग्जाम।
तो उसके भी क्वेश्चन अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट 5 मिनट लेता है वो। और आपने अगर फंडामेंटल उल्टे लगाए तो उसका क्वेश्चन आंसर आप निकाल ही नहीं सकते। फिर आप 2 घंटे लगा दो वो नहीं निकलेगा तब भी। सिमिलर केस ग्राफ थ्योरी के साथ भी है। अगर फंडामेंटल आपने सही लगाया है तो खटसेट मैट्रिक्स, टाइसेट मैट्रिक्स और दुनिया भर के ग्राफ बनाओ, इसका ये बनाओ, मुश्किल से 3-4 मिनट में निकल आएगा। और जहां आपने प्लस माइनस का डिफरेंस किया तो फिर वो लटक जाएगा क्वेश्चन, फिर वो कभी आंसर नहीं आएगा उसका। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। टाइम पास करके कोई फायदा नहीं होता। ग्राफ थ्योरी में स्टार्ट करूंगा फ्राइडे, नहीं, थर्सडे को। सर अटेंडेंस फंडामेंट मार्क कर दीजिए। अटेंडेंस मार्क करता हूँ सर। कुछ लोग एक्चुअली ज्वाइन करते हैं लास्ट के 5 मिनट में। तो ओके सर। 1-2 मिनट ओके और रुकता हूँ, अननेसेसरी उनकी एब्सेंट ना लग जाए। और कोई डाउट अभी तक 4 यूनिट में? ऐसा कोई टॉपिक आपको लगा कि ऐसा कि सर को बोलेंगे लास्ट में कि सर ये टॉपिक दोबारा पढ़ा दीजिए? सब्जेक्ट से रिलेटेड ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा। कल कर दूंगा, सैटरडे या संडे में अपलोड कर दूंगा आपका तीसरी और चौथी यूनिट कंबाइन करके। एक पीपीटी बना के या एक पीडीएफ कंबाइन करके आपको मैं अपलोड करूंगा। उसमें तीसरी और चौथी यूनिट कंबाइन होगी। सेकंड ऑलरेडी भेज चुका हूं मैं आपको, नेटवर्क थ्योरम का सेकंड यूनिट हाँ अपलोड कर चुका। चलिए, तो रेस्ट करिए आप, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। और कोई अगर डाउट अराइज होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज और। अब सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए, अगर इन केस मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा लेक्चर की नीड पड़ती है कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो उसमें अगर आप पढ़ना चाहें कि सर सिंक्रोनस जनरेटर या इंडक्शन मोटर सर बड़ा पढ़ा दीजिए 10 मिनट के लिए, तो उसमें पॉसिबल है। तो मुझे आप बता देना क्या पढ़ना है आपको। सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ना है, इंडक्शन मोटर, तो वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों फ्री हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा लेक्चर में फिर वो पढ़ाया जा सकता है। जिसने पूछा तो क्वेश्चन प्लीज मेरी बात का माइंड मत करिएगा। चलिए, तो गुड नाइट। नेक्स्ट वीक मिलते हैं विद ग्राफ थ्योरी। ओके। गुड नाइट।